और आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत बेसिक तरीके से डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में बने रहेंगे, आपको मजा आएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल्ड तरीके से सॉल्व किया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। और इससे पहले आपको बता दूं कि फॉर ऑल दिस, अगर मान लो आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है, आपको किसी एक दो क्वेश्चन में डाउट है, तो उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। तो आपको दिखेगा कि जैसे ये मेरा चैनल है 4 दिन की पढ़ाई, तो यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत ढेर सारे जो वीडियोस हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमने जैसे वीडियो नंबर 17, वीडियो नंबर 16, वीडियो नंबर 15, वीडियो नंबर 11, 12, 13, 14 इन सच मैनर कि अगर आपको केवल और केवल किसी एक क्वेश्चन में डाउट है, देन यू कैन विजिट दैट पर्टिकुलर लेक्चर एंड यू कैन गेट योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। आई होप एंड बिलीव आप इस बात को समझ रहे होंगे। और बहुत पहले भी हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी, बट ड्यू टू सम टाइम वी कुड नॉट कंटिन्यू विद दिस। तो अभी मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। अपन आ चुके हैं इस क्वेश्चन पे और यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। तो यार क्वेश्चन नंबर 51 अगर आप स्क्रीन पे है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि द फोकल लेंथ, हमें क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज 0.5 मीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज व्हाट, 0.5 मीटर। हमसे पावर पूछा हुआ है। तो इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत है, पावर की। जो पूछा है उस पर फोकस करो। पावर पूछा है, पावर इज व्हाट, 1 अपॉन में फोकल लेंथ। ओके सर, फोकल लेंथ दिया हुआ है 0.5, मतलब 1 अपॉन में 0.5, मतलब आपको भी समझ में आ रहा है कि हमारा आंसर +2 हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो बेटे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग को जब पर्पसफुली और स्पेसिफिकली जब ये पढ़ाया जाता था कि कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है, तब हमें बताया जाता था और ये एक नोट की तरह लिखाया जाता था कि उसमें ये कहता था कि, तो बहुत स्पेसिफिकली इसमें बताया गया है कि हमारे पास कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में हमारा फोकस कैसा होता है। तो जैसा मैंने तुम्हें बोला कि सिंपली हमें फॉर्मूले का यूज करना है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ। बट हियर कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कॉनकेव लेंस में आपका जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है। तो मतलब अपने आप वहां पे जो फोकल लेंथ दिया हुआ था 0.5, आपको -0.5 जो कि कन्वेंशन के हिसाब से हमें लेना पड़ता है। तो अब आपके पास आ चुका है ऑप्शन -1 अपॉन में -2 डायोप्टर, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0.5 मीटर है। एक और बहुत बड़ी बात बताऊंगा, बेसिकली यही सेम सवाल कई बार पूछा जा चुका है। होता क्या है कि अगर ये लोग इस चीज पे नहीं खेलते हैं, मान लो वैसे तो ये खेलना वेरी ऑब्वियस है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के लिए, बट एक और पॉइंट है जहां पे ये लोग खेलते हैं, वो ये है कि जब आपके पास पावर मान लो निकालना है, आपके पास फॉर्मूले है 1 अपॉन में फोकल लेंथ, तो याद रखना दिस फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर, इट मस्ट नॉट बी इन सेंटीमीटर। समटाइम्स क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो आपका काम क्या होगा, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, देन यहाँ पे पुट करना है। देन अगर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट इज। तो यार जो भी क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं तो सजेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो और लास्ट में मैच करना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by straight current carrying conductor placed in magnetic field which is perpendicular to it is। हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस। तो मैं बहुत सिंपली स्टार्ट कर रहा हूं। जब अपन मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में देयर आर वेरियस लॉज विच वी यूज टू स्टडी। फर्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में हम लोग देखते थे कि व्हेनेवर वी पुट द डायरेक्शन लाइक द डायरेक्शन ऑफ थंब, like whenever we put our thumb in the direction of current, the direction in which the finger curls that give the direction of magnetic field। I hope and believe आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड थंब रूल के बारे में। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास मोटर का और जनरेटर का। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है मोटर का और जनरेटर का। मोटर और जनरेटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। होता क्या है कि यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है और यहाँ पे ड्यू टू
मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट के साथ हमारा एक बॉडी में मोशन जनरेट होता है। यहां पे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से बॉडी में एक मोशन आया, उस मोशन को किसके वजह से आया, फोर्स के वजह से आया। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स का डायरेक्शन लेते हैं और फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं और यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको समझा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे कहा द रूल टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अपने आप आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि अपन किसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, जब हमारे पास मोटर एंड जनरेटर है, बेसिकली ये किसके लिए या कौन सा लॉज यूज होता है। पहला तो है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद आता है हमारे पास फ्लेमिंग्स लॉ। फ्लेमिंग ने दो लॉ दिया था, एक लेफ्ट हैंड रूल है और एक राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल किसके लिए यूज होता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मोटर वाले चीज जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, जहां पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ है या फोर्स जो प्रोड्यूस हुआ है वो किस डायरेक्शन में है उसको फाइंड करने के लिए यूज होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब यहां पे हमारे पास जो राइट हैंड रूल है, अब मैं आपको समझा देता हूं, एक बार ध्यान से देखना। यहां पे द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, हमें बताना है भैया फोर्स का डायरेक्शन किधर लग रहा है। तो याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अब अपने लेफ्ट हैंड को आप अगर अपने जस्ट वीडियो में समझने के लिए फैला कर देखो, तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब है वो क्या है, वो फोर्स का डायरेक्शन है और ये जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड का और ये करंट है। इसको अपन याद भी रखते थे, फादर मदर चिल्ड्रन। फादर मदर चिल्ड्रन मतलब कि यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट का डायरेक्शन। तो फादर मदर चिल्ड्रन के नाम से अपन इसको याद रखते थे। तो इसका राइट रूल तो हो जाएगा, राइट आंसर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बट बाकी भी तो समझना है। अब समझते हैं यार फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो अभी मैंने आपको समझाया, बेसिकली यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारा जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देता है और ये वाली फिंगर हमारी फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, और ये करंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो आप एक बार समझ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। और राइट हैंड थंब रूल हमने देखा वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो आपने राइट हैंड लिया और राइट हैंड के थंब को आपने करंट के डायरेक्शन में लिया, तो जिस भी डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल कर रही होगी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं बोलूं कि हमारे पास अगर करंट नीचे साइड है तो आपको क्लॉकवाइज सेंस एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस में भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। आई होप एंड बिलीव आपको यहां तक बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बिफोर दैट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो अभी मैंने आपको समझाया कि ये जनरेटर के लिए जनरेटर में यूज होता है जस्ट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कब, देखो यहां पे लिखा भी हुआ है इसका यूज कब है, कंडक्टर मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज इंड्यूस्ड, और उसी को डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। अभी देखो एक टिप है याद करने के लिए कि जब अपन राइट हैंड की बात करें तो जनरेटर और लेफ्ट हैंड की बात करें तो मोटर। बात समझ में आ रही होगी। अब यही आपका ड्रीम है, बार बार मैं दिखाता रहूंगा हर एक क्वेश्चन के बाद, जहां पे आपको जाना है अल्टीमेटली, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। ठीक है, अब यार बहुत तसल्ली से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 पार्सेक इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अबाउट। तो इस सवाल में आपको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना पड़ेगा कि 1 पार्सेक क्या है और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। तो यार ये हर साल बेसिकली एक कन्वर्जन इसके ऊपर पूछा जाता है। इवन समटाइम्स ये प्यारा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाइट ईयर, जिसके पीछे ईयर लगा हुआ है, इज अ फिजिकल क्वांटिटी यूज टू मेजर टाइम, डिस्टेंस, लाइक स्पीड। ठीक है, तो जिसको नहीं पता होता है वो देखता है ईयर मतलब टाइम, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो हमें समझना पड़ेगा ना भाई कि 1 पार्सेक क्या होता है, 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी डिटेल्ड वे। You can see also 1 parsec is defined as the distance to an object with a paraxial angle of 1 arc second। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। अब वापस देखो, यही चीज बहुत डिटेल में है और इसका आंसर भी लिखा हुआ है। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 × 10⁵
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना जो इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं। बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है कि अगर ये सन है और ये अर्थ है तो इसके बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर क्या है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट। याद से सुनना, लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर बेसिकली एक क्या है, डिस्टेंस है। लाइट ईयर बेसिकली एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यही है, यहां पे मैं आपको दिखा दूं कि जब मैं बात कर रहा हूं लाइट ईयर की, तो व्हाट डू आई मीन फ्रॉम लाइट ईयर, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। तो मतलब जितना भी डिस्टेंस लाइट ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन ए ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, दैट इज व्हाट इक्वल्स टू 1 लाइट ईयर। आई होप एंड बिलीव आपको बात समझ में आ रही होगी। पार्सेक क्या होता है, डिस्टेंस वेयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लुक्स लाइक अ टाइनी एंगल। मतलब एक, जब हमारे पास एक ऐसा, मतलब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप देख रहे हो वो एक आर्क सेकेंड के बराबर दिखे। बेसिकली ये कन्वर्जन आपको याद रखना है कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 और आपको ये पता है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यही कन्वर्जन पार्सेक का आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में करना है और यही सवाल था 1 पार्सेक इज इक्वल टू हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसका यही असली जो आपने देखा कि इट इज इक्वल टू 2 × 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बस कन्वर्जन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने ये याद कर लिया जो आपके पास स्क्रीन पे है, देन no one can stop you to do any other question which is about to come in future examination. एक पार्सेक में 2 × 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है और 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर एंड 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 63,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास, The temperature of body increases from 310 Kelvin to 340 Kelvin. The temperature increase in degree Celsius is. तो यार बहुत प्यारा सवाल है, मेरी बात मानो, वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो और 55 का कमेंट में जरूर आंसर लिखो। अच्छा, जब तुमने क्वेश्चन करा होगा तो यार तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि क्या कहा है कि एक बॉडी है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी पहले क्या था, इनिशियली टेम्परेचर 310 केल्विन था और बाद में बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, 340 केल्विन हो गया। अब तुमसे पूछा जा रहा है द टेम्परेचर इंक्रीज इन डिग्री सेल्सियस इज। अरे भाई यार मुझे तो नहीं आ रहा है ये, अब क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, इस 310 को मैं सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा, इस 340 को सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा, दोनों का डिफरेंस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया ऑर्डिनरी तरीका। जब आपके पास बहुत टाइम है, आपको कुछ नहीं आता है, तब आप ऐसे कर सकते हैं और सही है। आपको ये तो पता होगा ना भाई, ये बात तो आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K + 273। हाँ यही होता है क्या? अगर ये होता होगा तो कमेंट में यस लिख देना। नहीं होता है भाई, नहीं। देखो मैं तुम्हें हर बार कंफ्यूज कर रहा हूं, बट तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, सर कैसे। एग्जैक्ट फॉर्मूला केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस + 273 होता है। कैसे? जब हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये पैरेलली 373 होता है। तो आप इसमें ये देखो ना, केल्विन का C + 273 फॉर्मूला होता है। अब आप गिवन केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर लीजिए, अब दोनों का फाइनल माइनस इनिशियल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि आपको नहीं पता है, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस। देयर इज वन प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर दिस। अब आपको एक चीज पता होना पड़ेगा उसके लिए कि जो हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर मेजरिंग लाइक स्केल है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, ये बात आपको पता होना होगा कि फॉर्मूला क्या होता है इनका। जैसे मैं आपको बताऊं, C - 0 अपॉन में, आपने देखा भी होगा ये 100 - 0 इज इक्वल टू K - 273 अपॉन में 373 - 273। तो यहां पे हमारे पास जो भी आप ये देख रहे हैं K - 273 अपॉन में 100, तो
तो जो नंबर ऑफ ये ब्लैंक होता है, या जिसको अपन जैसे आपने देखा होगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सेल्सियस एंड केल्विन इज इक्वल, 100 डिवीजन होता है, इसीलिए जितना चेंज आपका केल्विन स्केल में होगा उतना ही चेंज डिग्री सेल्सियस में होगा। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जितना चेंज डिग्री सेल्सियस में होगा उतना ही चेंज केल्विन में होगा। इसका केवल और केवल एक ही रीजन है कि जितना नंबर ऑफ डिवीजन हमारे सेल्सियस स्केल में है 100, उतना ही केल्विन में भी है। आई होप एंड बिलीव आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो यार 340 में से 310 जाएगा तो हमारा राइट आंसर 30 डिग्री बच जाएगा। आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब जो हमने समझा वही ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन टेम्परेचर चेंज इज आस्क्ड केल्विन और सेल्सियस में, तो जितना चेंज केल्विन में होगा उतना ही चेंज सेल्सियस में होगा। इसका एक ही लॉजिक हमने बहुत तसल्ली से देखा है कि जितना नंबर ऑफ डिवीजन हमारा सेल्सियस में है उतना ही नंबर ऑफ डिवीजन हमारा केल्विन स्केल पे है। दैट्स वाई जितना चेंज केल्विन में होगा उतना ही चेंज डिग्री सेल्सियस में होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे कि अगर सवाल में पूछा होता द टेम्परेचर इंक्रीज इन डिग्री फ़ारेनहाइट, तब क्या करते भाई? अभी तो तुमने फटाक से बोल दिया, तब क्या करते? सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी नो फ्रॉम आवर दिस फॉर्मूला। अगर आप चाहते हैं तो यहां से आप जा सकते हैं, निकाल सकते हैं। वन सेकेंड, c माइनस 0 इज 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू f माइनस 32 एंड आपको ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए कि 212 माइनस 32 which comes out f minus 32 upon में 180 and this is what c upon में 100. So basically when you'll cancel out it is what 5 times and this is what 9 times. So डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर हम लोग देखते हैं तो कितने का जो हमारा फासला है it is something 9/5 टाइम्स चेंज इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि बेसिकली अपन किसकी बात कर रहे हैं, कितने स्केल का जो डिफरेंस है, कितना टाइम्स हमारा स्केल अप है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे तुम c/1 करते हो तो ऊपर नीचे तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 9/5 आ रहा होगा। जैसे आपने देखा ना c/100 लास्ट ये आपको जब मैंने दिखाया था 100 अपॉन में 100 था। बात समझ में आ रही है? तो अब ये अगर आपने याद कर लिया तो आपका आगे का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आ चुके हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ बॉडी इज नॉट करेक्ट। तो यार यहाँ पे आपके पास एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ बॉडी इज नॉट करेक्ट। मतलब आपके पास वर्क डन का कंप्लीट नॉलेज होना पड़ेगा। अब वर्क डन होता क्या है? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये बोलना गलत है बिकॉज वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट एस एंड वर्क डन का ये जो है ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है कि क्या, बहुत ध्यान से सुनना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बाय ग्रेविटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इज नॉट करेक्ट। वर्क डन बाय ग्रेविटी है और नॉट करेक्ट। तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, एकदम सही है, ये बात तो सही है। वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल। अब मैं आपको बता दूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी मतलब क्या कह रहा है, कि जब ये कह रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी, व्हाट डज दिस मीन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये है, तो इसके ऊपर फोर्स तो नीचे लग रहा है ग्रेविटी के कारण। अगर ये आदमी आगे मूव कर रहा है, आगे देख लेते हैं पहले ये बात और अपने आप को दिख जाएगा आपको। पहला स्टेटमेंट कैसे सही है? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है और ये ऐसे ऐसे करके यहीं तक पहुंचा है, तो अल्टीमेटली हमें इस पाथ से मतलब नहीं है। हमें जो mgh हम लोग लिखते हैं, देयर वी आर वेरी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट h, यहां से लेके यहां तक की बात हम कर रहे होते हैं। वी डू नॉट बॉदर अबाउट ये पाथ क्या है बॉडी का, वी ओनली डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट इन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। तो यहां पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है,
वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल डिस्टेंस सेपरेटिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। एग्जैक्ट वही बात है जो अपन अभी बात कर रहे थे। तो ये दोनों पॉइंट तो सही है। वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। वर्क डन इज जीरो इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, इस बात में आपका क्या पॉइंट है? ये देखो, अभी अपन यही डिस्कस कर रहे थे। कह रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन बॉडी इज वॉकिंग हॉरिजॉन्टली। तो मतलब ये है कि जब बॉडी आपका हॉरिजॉन्टली चल रहा है, बॉडी आपका जब हॉरिजॉन्टली वॉक कर रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है, मतलब जो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब जो एफ डॉट एस हम लोग करते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है एंड कॉस ऑफ थीटा जो है 90 है। तो वो आपको बेसिकली क्या निकल के आ रहा है? जीरो। तो यहाँ पे वही कह रहा है वर्क डन इज जीरो। तो ये भी सही है ना, बट ये देखो ना, यही तो पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये सही नहीं है। वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो अगर आपके पास वर्क डन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो आप इन सबको पढ़ के नॉलेज गैदर कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रख लेना चाहिए कि ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब क्या मतलब है इसका? कंजर्वेटिव है मतलब पाथ इंडिपेंडेंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। इफ मोशन इज हॉरिजॉन्टल देन ग्रेविटी डज जीरो वर्क। ये बात भी आपको मैंने समझा दिया। बाकी ये सारा चीज एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आगे हमारे पास एक नया सवाल है, वो कह रहा है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत बढ़िया सवाल है हमारे पास स्क्रीन में। पहला सवाल है प्रेशर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दूसरा है एज वी गो डीपर इन अ लिक्विड द प्रेशर डिक्रीजेस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट, पास्कल एंड न्यूटन मीटर पर। भैया देखो, चार स्टेटमेंट है, हमें पूछ रहा है कि सही कौन सा है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, क्या आपको पता है क्या ये सही बोल रहा है कि नहीं? प्रेशर हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो भैया प्रेशर तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ना यार। प्रेशर क्या है हमारे पास? प्रेशर इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। वी ऑल नो वेरी वेल कि प्रेशर इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, इट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। बात समझ में आ रही है? और तो ये गलत हो गया ना, तो ये तो सही नहीं है। अब एज वी गो डीपर इन अ लिक्विड द प्रेशर डिक्रीजेस। वाह भाई वाह, देखो मतलब कितनी गलत बात है। कह रहा है कि अगर ये आपकी एक लिक्विड बॉडी है, ठीक है, मान लो ये पूरा पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पहले आप यहाँ पे थे तो आपके पास जो फोर्स एंड जो आपको इतने बॉडी का प्रेशर मिल रहा था, जब आप नीचे आए तो आपको इतने बॉडी का इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का लोड आएगा। तो इज इट करेक्ट? तो गलत हो गया ना भाई। कह रहा है एज वी गो डीपर इन लिक्विड द प्रेशर डिक्रीजेस, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजेस इट मस्ट बी इंक्रीजेस, और यहाँ पे इट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होता। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन सेम ऑब्जेक्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? भाई ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? मतलब ये स्टेटमेंट्स गलत हैं। अब बचा एक ही, तो वही सही होगा, लेकिन लेट्स एनालाइज दिस ऑल्सो। तो कह रहा है कि पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट द सेम यूनिट। तो भैया सही तो है, बिकॉज दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर को। प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। आई होप एंड बिलीव आपको बात समझ में आई होगी। तो यहां पे एक बार आप बहुत तसल्ली से देख सकते हो, सब कुछ बहुत प्यार से दिया हुआ है। अब वापस आते हैं एक नए सवाल पे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दिल खुश हो जाएगा आपको इसको करते समय। हमारे पास क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ रेडिएशन में कॉरस्पॉन्ड्स टू एन एक्सरे। भाई ये सवाल ना कई बार पूछा गया है, इवन इसी पेपर में इसी कॉन्सेप्ट पे इसी चैप्टर से 3 सवाल हैं, आपको मैं दिखाता हूं। कह रहा है कि डिफरेंट वेवलेंथ दिया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन का, उसमें आपको पूछ रहा है कि भाई इसमें इन सब में से कौन सा ऐसा वेवलेंथ है जो एक्सरे को डिनोट कर रहा है या डिपिक्ट कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताना यार, मैं तुम्हें सिखाया भी था पहले भी कि आखिर हमें याद कैसे होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सी वेव कैसी है। तो यार मैं एक ट्रिक दिया था, चंडीगढ़ की एक्स यू वी इन माई रेंज। तो ये आर फॉर रेडियो वेव है और एम माइक्रोवेव, आई इंफ्रा रेड रेडिएशन,
V is what? Visible, and U is your UV ultraviolet rays, and X is your X rays. तो यार G गामा है एंड C कॉस्मिक है, ये बात तो आपको समझ में आता होगा। अब एक बात हम लोग को बचपन से याद है कि रेडियो वेव्स, और नहीं याद है तो याद रख लेना, रेडियो वेव इज हैविंग लार्जेस्ट वेवलेंथ। अब बस एक ही इंफॉर्मेशन मैं याद करने बोलता हूं, बाकी हम लोग सब कुछ लिख सकते हैं। जब आदमी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट मतलब कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस से रेडियो वेव की तरफ जा रहा है, तो वेवलेंथ हमारा बढ़ रहा होता है और फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो रही होती है। वेवलेंथ हमारा बढ़ रहा होता है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही होती है, और एनर्जी का फॉर्मूला है h न्यू एंड hc अपॉन में लैम्डा। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट जब when we are moving from left to right, so energy is what? reducing. I hope and believe आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो यार सिमिलरली हमें ये तो दिख रहा है कि एक्सरेज का जो वेवलेंथ होगा काफी कम होगा। अब कम में कितना होगा ये जानने के लिए हमें इधर आना पड़ेगा, और एक बार पहले एक्सरेज को समझ लेना, ये सारी चीजें पढ़ लेना। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन मैंने उठा के लाई है। और अब यहां पे जब तुम देखोगे ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब अपन 1 नैनोमीटर और 10 नैनोमीटर, ये 10 नैनोमीटर वाला जो एरिया है ये ओवरलैपिंग एरिया है, अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज दोनों के रेंज के बीच में लाई करता है। सो वेरी प्रिसाइजली वी विल टेक 1 नैनोमीटर, रीजन बिंग, आपको मैं क्लियरली एक रीजन भी दिखाता हूं। 1 नैनोमीटर यहां पे क्या होता है, 10 नैनोमीटर हमारा ओवरलैपिंग एरिया में आता है यूवी रेस एंड एक्सरेज रे के बीच में, और यहां पे आप देख भी सकते हो ये हमारे उसी रेंज में लाई करता है, यहां पे एक्सरेज एंड यूवी के बीच में। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे एनसीईआरटी लिखा है, 1 नैनोमीटर एक्सरेज टू 10 की पावर -3 नैनोमीटर। अब यही बात यहां पे देखो अल्ट्रावायलेट में भी इन्होंने 1 नैनोमीटर लिखा है, बट हमें जाना किसकी तरफ है, एक्सरेज की तरफ। और ऑप्शन में आपके पास जैसे आपने देखा कि ऑप्शन में 1 नैनोमीटर एंड 10 नैनोमीटर। टू बी वेरी प्रिसाइज एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक वी क्लिक ऑन 1 नैनोमीटर, सॉरी फॉर दिस, वी क्लिक व्हाट, 1 नैनोमीटर इज आवर राइट आंसर। ये भी दिया है, ये भी दिया है, बट हमें बहुत प्रिसाइजली करना है ना, तो अपन एक्सरेज की तरफ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक बहुत प्यारा सवाल दिया हुआ है, इन अ टेलीस्कोप कंपेयर टू द आई पीस लेंस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। बहुत बढ़िया बात भाई, बहुत बढ़िया। तो यार आपको ये पता है कि टेलीस्कोप होता क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप? ये बात एनडीए में पूछा हुआ है भाई, इसी तरीके स्टेटमेंट फॉर्म में ही, दिस इज यूज्ड फॉर दिस, दिस इज यूज्ड फॉर दिस। तो टेलीस्कोप की बात करें, टेलीस्कोप इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सी द फार ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई बहुत दूर की ऑब्जेक्ट देखने के लिए यूज करते हैं। तो आपको बता दूं, टेलीस्कोप जो होता है, टेलीस्कोप में क्या होता है कि एक 2 लेंस लगे होते हैं, एक जो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए होता है, देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, टेलीस्कोप इज यूज्ड टू प्रोवाइड द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें 2 लेंस होता है, एक होता है जिधर से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं विच वी कॉल एज ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड एक होता है जो कि जहां से हम लोग देख रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आई पीस। अब ये जो दोनों लेंस है, यहां पे ये भी क्वेश्चन आता है कि बोथ द लेंस आर ऑफ विच नेचर। तो मैं आपको एग्जैक्ट लाइन बताता हूं, बट हियर द ऑब्जेक्टिव हैज अ लार्जर फोकल लेंथ एंड मच लार्जर अपर्चर देन द आई पीस। यहां पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट फॉर्म्स रियल इमेज एंड इन द ट्यूब इट्स द सेकंड फोकल पॉइंट पे ये इमेज बनाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि जो ये ऑब्जेक्टिव आई पीस है और ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस है, इसका रीजन है लार्जर होने का, वाई द ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्जर, सो दैट इट कैटर्स, मतलब कलेक्ट करे ज्यादा लाइट को और पिछले वाले इसको भेज पाए। जो इसका ये जो लेंस है, इस ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है, वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है इस वाले लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसीलिए लार्जर फोकल लेंथ एंड लार्जर अपर्चर है। आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। अब यहां पे मैं आपको एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बता रहा हूं, कई बार पूछा हुआ है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इज f0 अपॉन में fe। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का और आई पीस का रेशियो को ही बोलते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब ये फोकल लेंथ, अपर्चर और पोजीशन में हमें
पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कैसा है, आईपीस का फोकल लेंथ कैसा है, उसका अपर्चर कैसा है। बात समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं हम लोग। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे, कह रहा है कि एनर्जी E ऑफ अ फोटोन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है E इज इक्वल्स टू एच एफ। एफ माने फ्रीक्वेंसी और न्यू माने भी फ्रीक्वेंसी ही होता है, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। द डायमेंशन ऑफ एच आर द सेम एज। अब देखो बहुत ध्यान से, आपको डायमेंशन आना चाहिए। तो डायमेंशन के लिए आपको लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क का डायमेंशन आना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेसिकली मैं यही कर देता हूं, या आप चाहें तो यहां कर सकते हैं अपन। लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, और क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है एंड टॉर्क है। डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क। अब एंगुलर लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का lt-1। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, r से मल्टीप्लाई हो जाता है, और mvr में आपका ml2t-1। इसमें केवल और केवल इस वाले में क्या होगा, केवल और केवल l से मल्टीप्लाई हो जाएगा r की वजह से। तो m l पहले से था, l2t-1। अब डिस्प्लेसमेंट का तो केवल l होगा। और टॉर्क क्या है भाई, टॉर्क इज व्हाट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, पहले यूनिट बताओ, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। फॉर्मूला तो यही है ना, ma। तो अगर ma है तो मास का क्या होगा, m, और एक्सेलरेशन का lt-2। हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, l से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। सो इट विल बिकम व्हाट, m l2t-2। और हमें पूछ रहा है कि जो ये h का डायमेंशन है, द डायमेंशन ऑफ h आर सेम। अब हमें h का डायमेंशन भी बताना पड़ेगा। तो h का डायमेंशन निकालने के लिए एनर्जी इज इक्वल्स टू h न्यू। तो h का डायमेंशन निकालने के लिए एनर्जी का डायमेंशन आपको पता होना पड़ेगा। एनर्जी का डायमेंशन हमें पता है ml2t-2 होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमें नहीं पता है, तो यार आपने ये तो पता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा ई, मतलब चेंज इन एनर्जी। तो जो वर्क डन का यूनिट होगा या डायमेंशन होगा वही हमारा एनर्जी का है। तो अब या तो आप हाफ mv² से निकाल लो, कुछ भी कर सकते हो यार। तो देखो हाफ mv से ही निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट एंड डायमेंशन होगा वही तो इसका भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² है। व्हाट डज दिस मीन, हाफ m इज मास एंड v² इज व्हाट, lt-1। lt-1 का स्क्वायर मतलब m l2t-2। ये हो गया एनर्जी का। हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है 1/t से। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये 1/t। तो ये क्या हो जाएगा, ml2t-1। तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि ये हमारे किसके साथ मैच कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम के साथ। तो आई होप एंड बिलीव आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये जो है हमारे एंगुलर मोमेंटम के साथ मैच कर रहा है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली डिटेल्ड सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। अब अगला सवाल है हमारे पास। जैसा मैंने बोला था तुम्हें कि एक ही पेपर में एक ही टॉपिक से बहुत सारा सवाल पूछा हुआ है। तो यार पेपर के 11वें सवाल के ऊपर आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे वर्क डन के बारे में बात कर रहा है। वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। बहुत ध्यान से सुनोगे तो सवाल समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। अभी वर्क डन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। वर्क डन है, पूछ रहा है कि कोई फोर्स है, वर्क डन बाय फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, वो 0 आ रहा है। तो मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद रखना कि जब अपन वर्क डन अभी पढ़े थे तो मैंने क्या बोला, इट इज व्हाट, F.S, मतलब वर्क डन cos थीटा। कह रहा है वर्क डन 0 है, और कब पूछ भी रहा है कि वर्क डन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जब ये बात पूछ रहा है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, दो केस याद रखना, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है और फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब फोर्स हमारा क्या हो गया, नॉन जीरो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, या तो ये वाली क्वांटिटी हमारी 0 हो जाए। तो ये वाली क्वांटिटी 0 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। मतलब
जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा होगा और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लग रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो, दैट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 90। आई होप एंड बिलीव आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो यहीं पे ये बात समझते हैं कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब खत्म नहीं भैया, इज इन सेम डायरेक्शन खत्म, इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आई होप एंड बिलीव आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वर्क की बात करें, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की ये लाइन है, आप पढ़ सकते हैं कि आखिर हम लोग वर्क को डिफाइन कैसे करते हैं। अब किसी भी वर्क डन में, जैसे मैंने आपको बोला, वर्क डन जीरो होने का कंडीशन होता है, क्योंकि हमने वर्क डन का फॉर्मूला देखा है। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहां पे लिख लो भैया, ये देखो, ये देखो। तो पूरे फॉर्मूले को जीरो होने के लिए पहला कंडीशन या तो फोर्स जीरो हो जाए, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या तो थीटा 90 हो जाए। यही तीनों कंडीशन है तीन केस में। फर्स्ट केस द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तब वर्क डन नहीं होगा। द फोर्स इज जीरो, तब वर्क डन नहीं होगा। थर्ड केस व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आई होप एंड बिलीव आपको क्वेश्चन बहुत तसल्ली से समझ में आया होगा। अब हमारे पास एक नया सवाल आ चुका है स्क्रीन पे, जो कहता है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड इज। मतलब आपके पास एक सवाल है स्क्रीन पे जो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड इज। सर मैग्नेटिक फील्ड तो समझ में आता है, सोलेनॉइड क्या होता है? भाई कॉपर वायर के एक इस शेप में जब अपन अरेंज करते हैं कॉइल शेप में, तो वो अपने आप में सोलेनॉइड बन जाता है। आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि किसी बार मैग्नेट की बात करें तो उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और कुछ मैग्नेटिक जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड लाइन होती हैं किस तरीके से डिनोट कर रही होती हैं आपको भी पता है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ एंटर कर रही होती हैं। सिमिलरली जब हमारे पास सोलेनॉइड की बात करते हैं तो वैसा ही कुछ पैटर्न होता है, और वही पूछ रहा है कि अंदर में क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से उठ के आया। अब देखो यहाँ पे पहले ये पैराग्राफ अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो वीडियो पॉज करके, बट इस पूरे पैराग्राफ में ये पहले समझाए हैं कि कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। बात समझ में आ रही है? अब ये जो पैटर्न है ना मैग्नेटिक फील्ड का अंदर में कैसा बनता है, ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कुछ इस तरीके से बनता है कि हर पॉइंट पे ये यूनिफॉर्म होता है। वही चीजें यहाँ पे लिखाई हुई है कि ये जैसे आप देख सकते हैं इनसाइड में क्या है कि सारी लाइन क्या है, पैरेलल है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इट इज यूनिफॉर्म फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखा हुआ है, इनफैक्ट वन एंड ऑफ सोलेनॉइड बिहेव्स एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल की तरह। जब ये बात बोल ही दिया कि जो सोलेनॉइड है एक पोल हमारा साउथ है और एक नॉर्थ है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका डायरेक्शन जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो देख के हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा साइड का सोलेनॉइड नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है, कौन सा साउथ की तरफ। ये अपन देखेंगे, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा आगे। अब देखो यहाँ पे द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रही है? यही बात, द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अब this indicates that the magnetic field is same at all the point inside the solenoid। ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के इनसाइड सेम है, और यही लाइन हमारी है, यही लाइन एग्जैक्ट उठ के आई थी, द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। आई होप एंड बिलीव आपको बात समझ में आई होगी। तो यार कमेंट में अगर तुम इसका आंसर लिख दोगे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, तो आई जस्ट सैल्यूट टू यू योर एफर्ट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगला इसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। अच्छा यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगर इस सवाल को करना होगा तो आपके पास एक बहुत स्पेसिफिक नॉलेज होना पड़ेगा। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर -250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यार यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, by using mercury based thermometer, by using alcohol based thermometer, by using clinical thermometer, by using thermocouple based thermometer, तो इसको कैसे डील करना है मैं आपको बहुत तसल्ली से और प्यार से बता देता हूं कि जब भी हमें -250 डिग्री का टेम्परेचर मेजर करना है, मतलब हम लोग किसी ऐसे चीज पे डिपेंड नहीं होंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है।
या बोल सकते हो आप फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे मरकरी है और एल्कोहल है, ये दोनों का कुछ ना कुछ लिमिटेशन है कि हमारी इसकी फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगी -57 के आसपास और ये -114 के आसपास। तो ये हमारी इस सुटेबल रेंज तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टेम्परेचर क्या होता है, मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। जब अपन टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिए, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, तब अपन पढ़ रहे होंगे कि वेरियस मेथड और वेरियस डिवाइस, you can say how do we use to measure temperature is what thermometer। अपन थर्मोमीटर का यूज करते हैं, डिवाइस को क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज डिवाइस फ्रॉम विच वी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज हॉटनेस और कूलनेस। अब यहाँ पे हमारे पास जो थर्मोमीटर होता है वो 2-3 प्रकार का होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर and a laboratory thermometer। clinical thermometer and a laboratory thermometer। clinical thermometer is personally used for our body range temperature। अब ध्यान से देखना, इस बात को समझते हैं अपन। पहले तो ये तुम्हारे मैं लिमिटेशन बता दूं, मरकरी का लिमिटेशन -39 से 350 डिग्री है, एल्कोहल का ये है। सो इस रेंज में तो ये लाई नहीं कर रहा है, तो मतलब हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर तो भैया केवल और केवल ह्यूमन बॉडी के रेंज में ही बना हुआ है, केवल वही यूज करना है। अब इसका आंसर जो है थर्मोकपल है, -270 डिग्री सेल्सियस टू 2300 डिग्री सेल्सियस, जो कि सीबेक इफेक्ट पे यूज होता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं कमेंट में कि अगर इससे कम टेम्परेचर होगा तो किस डिवाइस से मेजर करेंगे। मान लो -300 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो विच डिवाइस विच वी विल बी यूजिंग टू मेजर दैट। प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं मानूंगा कि यू आर डूइंग समथिंग गुड। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब देखिए कि यही है अपन ने जो डिस्कस किया कि टेम्परेचर क्या है, फिर थर्मोमीटर डिवाइस होता है विच इज़ यूज्ड। हमारे पास 2 प्रकार के थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिकल एंड लैबोरेटरी। क्लिनिकल बेसिकली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के अंदर काम करने के लिए बना होता है, और अब इसका एग्जाम्पल है हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर का। ये चीज़ आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कोविड के टाइम में ना क्या हुआ था, जैसा आप देख सकते हो कि ये जो थर्मोमीटर है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसका इमेज अटैच किया हूँ, ये हमारी आर्म पिट में या कोई माउस के अंदर हमारी जो टंग होती है उसके नीचे रख के वो लोग बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। एंड दिस वाज मेथड वी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी बाय कॉन्टैक्ट मेथड। दिस थर्मोमीटर, दिस क्लिनिकल थर्मोमीटर वॉज कॉन्टैक्ट बेस्ड। बट इन कोविड-19 जो कि एक आदमी से 1 मीटर दूर रहकर लोगों को जज करना था, सो वी डिवाइज्ड अ न्यू कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। और ये इंफ्रारेड रेस पे काम करती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पार्ट होता है। अभी वापस याद करा देता हूं, चंडीगढ़ की XUV इन माई रेंज, माइक्रोवेव से पहले आता है इंफ्रारेड, और उसी रेंज में ये लाई करता है। Such thermometer can measure temperature without touching a person's body and reduce the risk of spreading disease। I hope and believe आपको समझ में होगा। यार अन्ना मनी का नाम याद रखना, ये NCERT के लाइन में दिया हुआ था, तो मैंने सोचा लेते आऊं। इनको क्या कहा जाता है, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। आई होप एंड बिलीव आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। यार नहीं आ रही हैं कमेंट में लिखो, लेकिन लास्ट तक जरूर देखना भाई।